आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे हम लोग यहाँ से सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी 1414 टू 1451 CE, 1414 से लेकर 1451। बहुत लंबा नहीं चला सैयद डायनेस्टी, लेकिन हाँ, तो अभी तक की जो कहानी है वो कहानी ये है कि फ़िरोज़ शाह तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी का प्रोमिनेंट लीडर था, लास्ट प्रोमिनेंट लीडर था, उसकी डेथ के बाद, फ़िरोज़ शाह तुगलक के डेथ के बाद होता क्या है कि नोबल्स और बाकियों के बीच में पावर स्ट्रगल शुरू होता है। किसके बीच में? नोबल्स और बाकियों। और हाँ, इसके डेथ के बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक के डेथ के बाद मोहम्मद खां सुल्तान बनता है। मोहम्मद खां और नोबल्स के बीच में क्या होते हैं? फिर पावर स्ट्रगल होता है। तो मोहम्मद खां को तुरंत रिप्लेस किया जाता है गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड से। गयासुद्दीन तुगलक शाह सेकंड रिप्लेस होता है अबू बकर शाह से। अबू बकर रिप्लेस होता है नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो नसरुद्दीन मोहम्मद जब गद्दी पर बैठता है तो 1390 में गद्दी पर बैठता है, यानी कि 1388। देखिए, फ़िरोज़ शाह तुगलक, फ़िरोज़ की डेथ हो रही है 1388 में। फ़िरोज़ डायड 1388। और नसरुद्दीन, ये भी एक इनकम्पिटेंट लीडर था, राजा था, ये 1390 में क्या हो रहा है? सुल्तान बन रहा है। तो 2 साल में, 2 इयर्स के गैप में 3 से 4 राजा सुल्तान आए और चले गए। इसका मीनिंग ये हुआ कि पूरी तरह से तुगलक डायनेस्टी में इनस्टेबिलिटी आ गई। कोई भी अब प्रोमिनेंट लीडर बनने लायक नहीं बचा। इसी समय जब नसरुद्दीन मोहम्मद थ्रोन पर था, इसी वक्त क्या होता है? 1398, तो इसके 8 साल बाद 1398 में कौन? तैमूर। तैमूर क्या करता है? अटैक्ड ऑन दिल्ली। तैमूर अटैक्ड ऑन दिल्ली, तो दिल्ली पर अटैक करता है। अब तुगलक डायनेस्टी बुरी तरह से वीक हो चुकी है। तैमूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर है, उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, कोई उसका अपोज नहीं करता। वो दिल्ली में एक वॉकिंग की तरह आता है, वॉक करते हुए, जैसे आप सुबह पार्क में टहलने घूमते और कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, इस तरह से वो दिल्ली में घुसता है और 3 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम मचाता है, लूटपाट मचाता है, घरों को उजाड़ देता है, बहुत बुरी स्थिति कर देता है। पर और उसका कुछ दिन तक रुकता है, रुकने के बाद वहाँ से ये चला जाता है। जाने के वक्त वो क्या करता है? एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है खिर्ज खां। क्या नाम होता है? खिर्ज खां। उस खिर्ज खां को वो क्या करता है? मुल्तान का गवर्नर बनाकर चला जाता है। ठीक है, अब कहानी समझिए। यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया ना कि तैमूर आया, तैमूर ने लूटपाट किया। लूटपाट करने के बाद वो क्या करता है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है खिज्र खां। इस खिज्र खां को तैमूर अपॉइंटेड हिम एज गवर्नर ऑफ मुल्तान। क्या करता है? खिर्ज खां को तैमूर मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट करके इंडिया से चला जाता है, क्योंकि उसको अपना आगे का एक्सपेडिशन, यानी कि और जगह अटैक करना, लूटपाट करना, यही उसका नेचर था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब क्या होता है
लेकिन अभी देखिए दिल्ली में नसरुद्दीन मोहम्मद के बाद दौलत खां थ्रोन पर बैठता है। कौन बैठता है? दौलत खां बैठता है, जो मैंने आपको तुगलक डायनेस्टी में लिखवा रखा है। ठीक है, तो दौलत खां वहाँ थ्रोन पर बैठता है। तो अब क्या होता है, ये खिज्र खां जिसको तैमूर ने कहाँ का, मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया है, ये खिज्र खां, दिस खिज्र खां कैप्चर्ड दिल्ली इन 1414 CE। कैप्चर्ड दिल्ली इन 1414 CE, यानी दौलत खां जो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट सुल्तान है, उसको तैमूर के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर मुल्तान का, जिसका नाम है खिज्र खां, अटैक करके दिल्ली पर कब्जा कर लेता और दौलत खां को हटा देता है। और यहाँ से यहीं से स्टार्ट होती है एंड कैप्चर्ड इन 1414 CE एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी एंड फाउंडेड सैयद डायनेस्टी। तो पहले स्टार्टिंग में ये गवर्नर है तैमूर के अंडर, ठीक है, कि तुम ये तैमूर के बिहाफ पर गवर्नर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही इसको मौका मिलता है वैसे क्या करता है, ये दिल्ली पर अटैक करके दौलत खां को रिप्लेस करके सैयद डायनेस्टी की स्थापना कर देता है दिल्ली में। लेकिन अभी भी ये खुद को तैमूर के अंडर ही मानता है, ये खुद को इंडिपेंडेंट नहीं मानता। तो इसके बाद का पॉइंट लिखिए कि यहाँ अब, तो यहाँ पर अब खिज्र खां 1414 से लेकर 1421, ठीक है। तो ये खिज्र खां की कहानी है कि खिज्र खां वो व्यक्ति है जिसको तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वो व्यक्ति जिसको तैमूर ने मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया उसका नाम है खिज्र खां। उसने कौन सी डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट किया? तो उसने दिल्ली सल्तनत में सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। कब किया? तो 1414 में, ये याद रहेगा। अब इसके बाद लिखिए, यहाँ से लिखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, however he did not assume the title of सुल्तान। भाई सुल्तान का टाइटल तब आप एज्यूम करोगे जब आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आप तो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो? आप तो तैमूर के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको तैमूर ने वहाँ का दिया था, तो ये तैमूर के नाम पर ही राज करता है, खुद को इंडिपेंडेंट नहीं घोषित करता। इसलिए ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता है। तो देखिए, एक आपको सुल्तान मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, एक है कुतुबुद्दीन ऐबक जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, वो स्लेव डायनेस्टी का है, सबसे पहला सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। पर वो कहाँ का था? वो भी, उसको भी मोहम्मद गौरी कहाँ का, मुल्तान का ही तो गवर्नर नियुक्त करके जाता है वापस गजनी, और वहीं रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी क्या करता है? वो
मोहम्मद गौरी का स्लेव रहता है, इस वजह से वो क्या करता है, वो अपने नाम का कुतबा नहीं पढ़वाता, ना ही वो सुल्तान की का उपाधि धारण करता है, टाइटल, और ना ही वो अपने नाम के सिक्के चलवाता है। और ये दूसरा व्यक्ति है जो खुद को सुल्तान टाइटल नहीं लेता है, जिसका नाम है खिज्र खां। तो 2 लोग अभी तक आपको मिले जो दिल्ली सल्तनत में सुल्तान होते हुए सुल्तान का टाइटल नहीं लेते हैं। याद रहेगा दोनों पॉइंट, ठीक है। एज्यूम द टाइटल, तो डिड नॉट एज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान बट हाँ, बट कंफर्टेबल विथ एक दूसरा टाइटल लिया था, वो था रियायत अला। क्या है? रियायत अला, यानी रियायत का हेड, ठीक है। तो ये अभी भी अपने आप को तैमूर के अंडर मान रहा है, कह रहा है कि तैमूर के इस रियायत का हेड मैं हूँ और जो कुछ है वो तैमूर के अंडर में ही है, इस वजह से मैं सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करूँगा। बट अब जब आप हेड हो गए हैं और जिसके अंडर में है, तो फिर आपको ये समाज में मैसेज भी तो देना है, समाज में मैसेज देना है। तो मोनार्क जो होते थे, सुल्तान, तो समाज में मैसेज कैसे देते थे? अपने नाम से कुछ न कुछ काम करते थे, कुछ न कुछ वो। तो सबसे पहले तो क्या करते थे, जो भी सुल्तान मतलब वो पहले अपने नाम के सिक्के चलवा देता था। इल्तुतमिश क्या हुआ, सुल्तान बनते उसने अपने नाम का सिक्का चलवाया, और दूसरा कुतबा पढ़वा देते थे। तो ये भी क्या करेगा, कुतबा पढ़वाएगा, साथ में सिक्के भी चलवाएगा, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अब किसके नाम से, क्योंकि कॉइन चलना है तो सुल्तान के नाम से चलेगा, कुतबा पढ़ाया जाएगा तो सुल्तान के नाम से पढ़ा जाएगा, और ये खुद सुल्तान है नहीं। तो इसके नज़र में सुल्तान कौन है? इसके नज़र में सुल्तान तैमूर है। तो ये कॉइन और कुतबा दोनों किसके नाम से करवाएगा? तैमूर के नाम से करवाएगा। तो लिखिएगा, सो कॉइन्स एंड कुतबा इन नेम ऑफ तैमूर। तो अब आपसे यही क्वेश्चन बनता है कि तैमूर के नाम से कॉइन और कुतबा दिल्ली सल्तनत में चले थे कि नहीं चले थे? तो भाई जब तैमूर दिल्ली का सुल्तान ही नहीं तो फिर चलेगा कैसे? तो बहुत से लोग यही कह देते हैं और वो ना करके चले आते हैं। बट तैमूर के नाम का कॉइन और कुतबा दोनों दिल्ली सल्तनत में चल हुए थे। किसने करवाए थे? तो खिर्ज खां ने करवाए थे। किसके समय हुए थे? तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पर खिर्ज खां ने करवाया था। तो अब अगर असर्शन रीजन या ट्रू फॉल्स में आएगा तो अब आप कर ले जाओगे कि हाँ, तैमूर के नाम का भी कतबा दिल्ली सल्तनत में पढ़ा गया था, या तैमूर नाम के कॉइन दिल्ली सल्तनत में मिंट हुए थे। कब हुए थे? तो सैयद डायनेस्टी के टाइम पर हुए थे। किसने करवाया था? तो खिर्ज खां ने करवाया था। क्यों करवाया था? क्योंकि तैमूर जब दिल्ली पर अटैक किया था तो लौटते वक्त इसने खिर्ज खां को मुल्तान का गवर्नर अपने बिहाफ पर बनाकर चला गया था कि तुम यहाँ पर मेरे बिहाफ पर सत्ता संभालो और यहाँ पर देखो। और उसी के बदौलत ये फिर दिल्ली पर अटैक करके से डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट करता है, खुद को सुल्तान नहीं बनाता, और सुल्तान तैमूर के नाम पर ये कॉइन्स और कुतबा करवाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, खिज्र खां
खिज्र खां tried to consolidate the Delhi Sultanate but did not get सक्सेस। तो इसने कोशिश किया कि मैं दिल्ली सल्तनत को फिर उसी तरह कंसोलिडेट कर दूं जो पहले था, बट ये सक्सेस नहीं हो पाया। भाई अब वो ताकत नहीं रह गई थी दिल्ली सल्तनत के आर्मी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से वीक हो चुके थे इकोनॉमिकली भी, और तैमूर के अटैक के बाद तो पूरी तरह से डिजास्टर हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, खिज्र खां डायड इन 1421 and succeeded by his son मुबारक शाह। तो खिज्र खां ये सब किया लेकिन कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाया। 6 साल का इसका स्पैन था। 6 साल के अपने सल्तनत के स्पैन में कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाया। हाँ, कोशिश ज़रूर किया पर सक्सेस नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इसके पास अब सल्तनत के पास वो ताकत नहीं बची थी। साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी भी थी। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा था, पावर स्ट्रगल चल रहा था, और ख़ास करके नोबल्स के बीच में। तो कोई सपोर्ट कर भी कोई सपोर्ट कर रहा है तो कभी कोई अपोज कर रहा है। तो आपस में इतनी ज़्यादा जब कॉन्स्पिरेसी होगी तो आप कभी भी सक्सेस इतना नहीं कर पाओगे। तो अब कौन बैठेगा, सुल्तान बनेगा? मुबारक शाह। मुबारक शाह कब? 1421 से लेकर 33 तक, लगभग 12 साल। लेकिन ये बिल्कुल ही मतलब समझिए कि इनकम्पिटेंट था। क्या था? इनकम्पिटेंट था। तो यहाँ लिख लीजिए, डायरेक्ट इसके बाद में लिखिए, डाइड इन 1434 CE and succeeded by मोहम्मद शाह। तो ये एक इनकम्पिटेंट राजा था और 1334 में इसकी डेथ हो जाती है। और फिर क्या होता है? इसके बाद दूसरा व्यक्ति मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठ जाता है। अब आप मोहम्मद शाह के टाइम पर भी कुछ खास नहीं होता है। देखिए, मुबारक शाह तो इनकम्पिटेंट था ही था, मोहम्मद शाह भी कुछ खास नहीं कर पाता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जो उसके बारे में जानने लायक हैं। तो अब लिखेंगे हम लोग मोहम्मद शाह। तो कोई आपसे मुबारक शाह के बारे में पूछने वाला नहीं है, क्योंकि ये इनकम्पिटेंट राजाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन बनते उनते नहीं हैं। जो कुछ काम कर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, उसके बारे में क्वेश्चन बनेगा, गयासुद्दीन खिलजी बनेगा, जौना खान की क्या कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बनेगा, फ़िरोज़ शाह तुगलक के बारे में बनेगा क्वेश्चन, इल्तुतमिश के बारे में क्वेश्चन बनेगा, रजिया सुल्तान के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, लेकिन हाँ बस थोड़ी बहुत पता है कि वो पहली दिल्ली सल्तनत की फ़ीमेल या भारत के इतिहास में पहली फ़ीमेल रानी थी। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ हम लोग को हैं।
अब ये मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, इन सबों पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। खिर्ज खां पे क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि खिर्ज खां तैमूर के नाम से कॉइन्स चलवा रहा है, कुतबा पढ़वा रहा है, तो इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। लेकिन इसका अपना कोई पर्सनल काम ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन बन सके। ये सब ट्विस्ट करने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं खिर्ज खां पे, ठीक है। खिर्ज खां पे कंफ्यूज कराने वाले, ट्विस्ट कराने वाले क्वेश्चंस बनेंगे। और भी एक ही है, तैमूर वाला, और कुछ नहीं है, ठीक है, खिर्ज खां के लिए भी। अब मोहम्मद शाह के बारे में लिखिए, लिखिएगा, ही ऑलवेज बिजी acting against conspirators and gradually lost control over his नॉवेल्स। तो अब दरबार में यानी कि पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो नॉवेल्स थे, जो आमील्स थे, उनके बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हो गई थी कि सुल्तान उसको कंट्रोल करते करते और ख़ुद को बचाते बचाते ये हालत हो गया कि पूरी तरह से इसके हाथ से नॉवेल्स के ऊपर की जो भी पकड़ थी वो ख़त्म हो गई, ठीक है। और इसका नतीजा क्या हुआ कि अब नॉवेल्स किंग मेकर के रूप में दिखने लगेंगे। क्या दिखने लगेंगे? किंग मेकर के रूप में दिखने लगेंगे। पहले भी नॉवेल्स थे, जब बलबन के टाइम से देखा जाए तो नॉवेल्स राजा बनने लगे थे, क्योंकि बलबन भी तो क्या था भाई, स्लेव था, और स्लेव के बाद नॉवेल बन चुका था। और उसी ने अपने ही दामाद को ख़त्म करके उसने क्या किया, खुद सत्ता पर आ गया। और नॉवेल से तो उसने क्या किया, पूरी तरह से वो ख़त्म कर दिया चहलगनी को, अपने आप को बचाए रखने के लिए। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह भी क्या कर रहा है, किसी तरह से नॉवेल्स की कॉन्स्पिरेसी से बचने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप कॉन्स्पिरेसी में रहते हो तो और ज़्यादा उसमें कॉन्स्पिरेसी को ख़त्म करने के लिए आप उसमें और ज़्यादा कुछ ना कुछ करते रहते हो। तो ये जो माइंड गेम होता है, इसमें एक समय होता है कभी आप लूज करते हो, कभी आप जीतते हो। तो ये उतना कॉम्पिटेंट नहीं था, तो ये ऐसा लूज किया कि ये पूरी तरह से इसके हाथ से सारे नॉवेल्स का अथॉरिटी, एक तरह से सारे नॉवेल्स इसके हाथ से आज़ाद हो गए। अब इसका कोई कंट्रोल ही नहीं रह गया किसी के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, he was authorized to rule a major area of around 30 miles and rest of the Sultanate was ruled by novels। तो देख रहे हैं अब नॉवेल्स कितने पावरफुल हो गए हैं कि ये राजा को एक छोटे से एरिया में कह दे कि अब यहीं तक आपका शासन है, इसके आगे जो कुछ है तो कोई नॉवेल कर रहा है। ये जहाँ का वो इक़्तिदार था वहाँ पर वो अपना काम चला रहा है, अपने रूल चला रहा है। जहाँ कोई और कहीं का इक़्तिदार है, नॉवेल है, वो अपना रूल वहाँ चला रहा है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से फेल हो गया। और तो और जो इसने कंसोलिडेशन वगैरह का काम करने की कोशिश किया, कुछ एरियाज को फिर से दिल्ली सल्तनत में मिलाने की कोशिश की, सब फेल हो गया। और इस तरह से फेल हुआ कि नॉवेल्स भी इसके चंगुल से आज़ाद हो गए और उन्होंने खुद का अपना अपना कर लिया कि हम ठीक है आपके अंडर में हैं। देखिए उन्होंने इंडिपेंडेंट नहीं किया, वो कहा कि ठीक है हम दिल्ली सल्तनत के ऊपर हैं लेकिन यहाँ हुकूमत हमारी चलेगी।
आपकी हुकूमत नहीं चलेगी। तो अब सुल्तान जो है वो अपने आसपास के 30 माइल्स के एरिया में, जो दिल्ली के जो 3-4 सिटी हैं, वहीं पर अपना हुकूमत चला पा रहा है। बाकी कहीं भी उसकी कुछ भी कोई सुनने वाला नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डाइड इन 1445 CE एंड सक्सीडेड बाय हिज सन आलम शाह। तो अब कौन गद्दी पर बैठेगा? आलम शाह, जो किसका है? मोहम्मद शाह का बेटा है। तो अब लिखिए, आलम शाह या पूरा नाम इसका लिख लीजिए एक बार। आलम शाह मत लिखिए, पूरा नाम लिख लीजिए, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह 1443 to 51 CE। ठीक, तो इसके बारे में लिखिएगा, ये तो और महान था। कैसे? तो लिखिएगा, मोस्ट इनकम्पिटेंट। बाकी सब तो इनकम्पिटेंट थे, ये मोस्ट इनकम्पिटेंट था। मतलब इनकम्पिटेंसी में भी इसका कोई मतलब वो नहीं था। ठीक है, इनकम्पिटेंसी में भी ये एकदम गया गुजरा था। अच्छा रुकिए, ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, क्या लिख रहे थे हम लोग? अलाउद्दीन के बारे में ना, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह। तो क्या लिखेंगे? मोस्ट इनकम्पिटेंट एंड वीकेस्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो ये इतना वीक था कि वीक में भी मोस्ट वीक था, मोस्ट इनकम्पिटेंट था। तो इतना ये वीक था कि इससे जो नोबेल्स थे वो भी परेशान हो गए। तो एक नोबेल था जिसका नाम था वजीर, जो इसका वजीर था हामिद खान। इसका आलम शाह का वजीर था हामिद खान। तो हामिद खान ने बहलोल लोधी को बुलाया कि तुम क्या करो, चार्ज ले लो आर्मी का। सुल्तान बनने के लिए नहीं बुलाया, आर्मी का चार्ज लेने के बुलाया, क्योंकि आर्मी ये खुद ही नहीं समझता आर्मी क्या संभालेगा। तो जो बहलोल लोधी आता है वो जब आर्मी का चार्ज ले लेता है, तो अब क्या है, अब आर्मी भी किसके कंट्रोल में है? बहलोल लोधी कंट्रोल में। तो आलम शाह क्या करेगा? कुछ भी नहीं है, ये नाम मात्र का सुल्तान है। तो ये क्या करता है, ये दिल्ली छोड़कर चला जाता है, और कहाँ? बदायूं चला जाता है। इसकी हत्या नहीं होती, ये क्या करता है, अब सल्तनत छोड़कर बदायूं चला जाता है, अपनी जान बचा लेता है। अपने कुछ लोगों को, अपने खास लोगों को, बाकी अपनी उसकी जो रानियाँ वगैरह थी उन सबों को लेकर ये चला जाता है बदायूं, वहाँ अपना जाकर रहने लगता है। ठीक है, तो ये पहला ऐसा सुल्तान है जो खुद सल्तनत को छोड़कर चला गया है। इसीलिए इसके बारे में जानना है कि अगर कभी पूछा जाए कि वो कौन सा सुल्तान जो सल्तनत को खुद ही छोड़कर चला गया, तो वो था
आलम शाह यानी अलाउद्दीन आलम शाह, सैयद डायनेस्टी। अब देखिए सैयद डायनेस्टी के साथ बहुत सी ट्रेजेडी हैं, सैयद डायनेस्टी के साथ ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है। तो इसके बारे में लिखिएगा, लिखिए आलम शाह वजीर, क्या नाम है उसका, हामिद खां। आलम शाह वजीर हामिद खां इनवाइटेड, आलम शाह वजीर हामिद खां इनवाइटेड बहलोल लोधी, बहलोल लोधी टू टेक चार्ज ऑफ आर्मी। ये याद रखिएगा। देखिए खिरज खां सुल्तान बनता है, इससे पहले एक और को बुलाया गया है, याद कीजिए। वो आता है तो कौन, मिर्जा, तो वो भी सुल्तान बनता है। लेकिन बहलोल लोधी को बुलाया गया है तो ये क्या है, ये आर्मी का चार्ज लेता है, ये डायरेक्ट सुल्तान नहीं बन रहा है। याद आया? पुराना जो बता रखा हूँ पुराने क्लासेस में वो याद आया? हाँ, तो ऐसे ही इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि पुराने के साथ कैसे हमें लिंक करके पढ़ना है, पुराने के साथ कैसे लिंक करके पढ़ना है। तो इसी तरह से लिंकेज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आया और आर्मी का चार्ज लिया। तो इसके बाद लिखिए, ये रब कर दूँ मैं, तो टेक चार्ज ऑफ आर्मी। और हाँ, एंड लिखिए, एंड आलम शाह, देखिए यह एस्ट्रोफियस एस है, तो आलम शाह का वजीर हामिद खां, आलम शाह का वजीर हामिद खां, आलम शाह के बाद स्ट्रोफियस है, आलम शाह का वजीर हामिद खां इनवाइटेड बहलोल लोधी टू टेक द चार्ज ऑफ आर्मी एंड आफ्टर realizing that it would be difficult to continue as sultan, Alam Shah left for Badaयूं, आलम शाह लेफ्ट फॉर बदायूं। तो खिरज खां मुल्तान से आता है, सत्ता लेता है, सुल्तान बनता है, सैयद डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट करता है, पर खुद सुल्तान का टाइटल नहीं लेता, कुतबा क्वाइन सब तैमूर के नाम से करता है। उसके बाद मुबारक शाह आता है, मुबारक शाह इनकम्पिटेंट, और उसके बाद मोहम्मद शाह आता है। मोहम्मद शाह कॉन्स्पिरेसी में इस कदर फंस जाता है कि उसका सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है, और फिर जो नॉवेल्स होते हैं वो खुद को अपना अपना रूल चलाने लगते हैं, पर वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो दिल्ली सल्तनत के अंडर ही अपना अपना रूल चलाने लगते हैं। मुबारक शाह के बाद अलाउद्दीन आलम शाह आता है। अलाउद्दीन आलम शाह इतना इनकम्पिटेंट शासक होता है कि इसका वजीर हामिद खां इसकी इनकम्पिटेंसी की वजह से बहलोल लोधी को बुलाता है आर्मी का कमांड लेने के लिए। बहलोल लोधी आता है, आर्मी का कमांड लेता है। जैसे वो आर्मी का कमांड लेता है, आलम शाह को लग जाता है कि अब मैं सुल्तान यहाँ पर कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, तो ये अपनी जान बचाने के लिए कि मैं कम से कम ज़िंदा तो रहूं, तो ये क्या करता है, बदायूं चला जाता है। ये सब अपना जो भी इसको मिला, अपने कुछ खास लोगों को, अपने स्लेव्स को और अपने
जो इसकी रानियाँ थी उन सब जो भी इसके कुछ वफादार लोग थे उन सबको लेकर कहाँ चला जाता है, बदायूं शिफ्ट कर जाता है और थ्रोन हो जाता है खाली। अब थ्रोन खाली और आर्मी का हेड कौन, बहलोल लोधी। इसका मतलब अब कौन बनेगा सुल्तान, बहलोल लोधी। तो अब यहाँ से शुरुआत हो जाएगी लोधी डायनेस्टी की। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी इसके बाद।